बाप रे, अभी से ही जेठ की तरह चिलचिलाती तपती धूप हो रही है। शरीर से तर तर पसीना निकल रहा है। सरला का शरीर मारे धूप के अंगार की तरह जल रहा था। तभी ललिता, सुगना और आनंदी झोपड़ी से निकल कर आई। लाओ माँ, हम भी उपली बनवा देते हैं। सरला के पास कोई दूजा सहारा नहीं था। वो एक अकेली माँ होकर भी अपनी 5 बेटी का पेट पाल रही थी, जिसमें से 3 बेटियां उसके दुख दर्द को समझती थी, मगर निशा, चंपा घमंडी थी। दोनों दिन भर पांव पसारे पड़ी रहती थी। जुग जुग जीती रहो मेरी बेटियों, तुम तीनों का हाथ लग गया, इसीलिए जल्दी उपले पाथ लिए। तो माँ, आज आप अपने हाथों से हमारे बालों की चंपी कर दो, बहुत दिन हो गए हैं। अच्छा चलो ठीक है। ओहो, माँ दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और हमारी माँ के हाथों की मालिश एक तरफ। बस बस, अब ज्यादा मक्खन मत लगा। कितनी बार कहा है तुम तीनों को कि अपने बालों का ध्यान रखा करो। लंबे बाल हैं, देखो कैसे उलझ गए। निशा, चंपा, आओ, मैं तुम दोनों के भी बालों में तेल डाल देती हूँ। तभी चंपा चढ़कर बोलती है, कोई जरूरत नहीं है माँ, तुम बस अपनी लाडली बेटियों के लंबे बालों का ख्याल रखो। चंपा, मेरी बहन ऐसे नाराज नहीं होती, देखना बहुत जल्द तुम्हारे भी बाल बढ़ जाएंगे। इसलिए कि गरीब सरला की तीनों बड़ी बेटियों के बाल लंबे घने काले होते हैं, तो वहीं चंपा और निशा के एकदम छोटे और उनके बालों में जगह जगह घाव भी थे। इसलिए वो आनंदी, सुगना और ललिता से ईर्ष्या रखती थी। वहीं सरला जंगल से जड़ी बूटी और फूलों से तेल शैम्पू बनाकर घर घर जाकर बेचा करती थी। लंबे घने बाल करने के तेल शैम्पू ले लो, गुड़हल, रीठा, आंवले से बना ताजा तेल ले लो बहन जी, ले लो। अरे कितने की दी एक बोतल? जी 100 रुपए की लगा दूंगी, बोहनी का टाइम है। तभी कम्मो छाव धरकर बोलती है, बाप रे, तेल शैम्पू तो बड़ा महंगा बेच रही है, अगर 100 की 2 बोतल लगाएगी तो ले लूंगी। वैसे भी तेल शैम्पू पर तो भारी छूट मिलती है। ठीक है, ले लीजिए। सरला कम दाम में शैम्पू बेच देती है। हर रोज कठिनाई से कमाकर सरला गुजारा चला रही थी, मगर गरीब जिंदगी के लिए 2 बेटियां उसे अक्सर सुनाती रहती थी। फिर एक दिन वो अपनी 5 बेटियों के साथ तेल शैम्पू बनाने के लिए फूल पत्तियां लेने जंगल आती है। तभी सरला को किसी जानवर के करहाने की आवाज आती है। तुम सबने कुछ सुना? ऐसा लगा जैसे कोई जानवर दर्द में कर्रा रहा हो। हाँ माँ, मुझे भी आवाज आई। तभी एक सुंदर हिरन हांफता हुआ आकर बेहोश हो जाता है। माँ, इस पर तो किसी ने तीर चलाया है। तभी पीछे से एक शिकारी दौड़ता हुआ आता है। वो मेरा शिकार है, छूना मत। पता है, कस्तूरबा हिरन है, इसमें बहुत खुशबू होती है। इसलिए तुमने इस बेजुबान जानवर को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया? अरे किसी को जिंदगी देना कितना मुश्किल है, और तुमने इससे सांसें छीन ली। चले जाओ यहाँ से, ये हिरन मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तभी हाथापाई में शिकारी सरला को जोर से धक्का मारता है, जिससे वो एक खोखले कटे पेड़ के नुकीले जड़ पर गिरकर मर जाती है। शिकारी वहां से भाग जाता है। 5 फूट फूट कर रोती हैं। माँ उठो, ये क्या हो गया? तभी आनंदी को हिरन में हलचल होती दिखाई दी। दीदी, लगता है ये हिरन जिंदा है, इसे घर ले चलते हैं। 5 रोते हुए अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती हैं और हिरन की देखभाल करने लगती हैं। निशा, चंपा, आज के लिए लकड़ी खत्म है, जाकर जंगल से ले आओगी। दोनों जंगल जाने लगती हैं। तभी गांव से गुजरते हुए वो औरतों को बात करते हुए सुनती हैं। नर्मदा, आज के जमाने में इंसान का भला नहीं करता, और वो सरला की तीनों बिटिया एक हिरन को ठीक करने में जान झोंक बैठी हैं। हाँ, तीनों अपनी माँ के जैसी मयार हैं। शक्ल सूरत में भी कोई खोट नहीं, दूध जैसा गोरा रंग और नागिन जैसे लंबे बाल भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है छोरियों को। अरे देख, उसकी दोनों बहनें जा रही हैं, मुंह की इतनी भद्दी दिखती हैं, और मर्दानों जैसे बाल हैं इनके। इनका नाम तो इक्की दुक्की होना था, 2-4 बाल हैं। सुना तूने निशा, जिसे देखो उसकी जुबान पर हमारी बहनों की लंबे बालों की ही बात है। अब देख मैं क्या करती हूँ, हर बार हमारा मजाक ही क्यों बने। चंपा, जंगल में मैंने देखा है एक पेड़ है जिसमें एक चिपचिपा पदार्थ है, अगर हम उसे अपनी बहनों के लिए बालों में लगा दें तो वो भी कंजी हो जाएंगी। निशा और चंपा वो चिपचिपा पदार्थ तीनों के लंबे बालों में लगा देती है, जिसे देख तीनों बहुत रोती हैं। दीदी, लांग छुड़ाने पर भी ये नहीं छूट रहा। आनंदी, अब हम तीनों को अपने बाल कटवाने होंगे, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं। आखिरकार तीनों को अपने पूरे बाल कटवाने पड़ते हैं। गंजी होकर तीनों को अपने बालों का अफसोस नहीं जाता। वो इस हिरन से अपना दुख बांटती हैं। पता है प्यारे हिरन, हमें हमारे बालों से बहुत प्यार था, अगर माँ होती तो कोई ना कोई उपाय करती।
कहते कहते तीनों अपनी माँ को याद करके रोने लगती हैं। तभी एक जादू हुआ। हिरन की आंखों से सोने के आंसू टपकते हुए एक रोशनी निकलकर तीनों में समा गई और देखते देखते तीनों के सिर पर सोने के लंबे चमकदार बाल आ गए, जिसे देख तीनों चौंक गईं। दीदी, हम तीनों के सर पर सोने के बाल आ गए। हाँ, पर ये हुआ कैसे? मेरे जादू से। अरे बाप रे, ये हिरन तो इंसानी भाषा बोलता है। आनंदी बेटी, ये मैं हूँ, तुम तीनों की माँ। कुछ देर के लिए इस हिरन में मेरी आत्मा है। तुमने मुझे याद किया था। तीनों इस हिरन से लिपटकर रोने लगी। माँ, लौट आओ ना माँ। तभी तीनों की रोने की आवाज सुनकर चंपा और निशा भी आ गई। अरे, तुम तीनों ने यूं रोना धोना क्यों लगाया हुआ है? पर तीनों के सोने के बाल देखकर जैसे दोनों के सीने पर सांप लौट गया। हमने तो इनके बाल काट दिए थे ताकि ये भद्दी दिखें, पर ये सोने के बाल में अब तो ये बला की खूबसूरत लग रही हैं। अगर सच्चाई निकलवानी है तो इन्हें मीठी मीठी बातों में फंसाना होगा। अरे दीदी, ये सोने के बाल कहाँ से आए? तीनों ने सीधेपन में सब बता दिया। दोनों अपनी माँ से लड़ने झगड़ने लगी। माँ, हम भी तो तुम्हारी बेटी है, हमें भी सोने के बाल चाहिए तो चाहिए। ठीक है, ये लो, ये जादुई सोने के बाल तुम्हारी हर मांग पूरी करेंगे। मगर याद रखना, अगर तुम दोनों ने सोने के बालों का गलत लालच किया और इस्तेमाल किया तो इसका फल भोगना पड़ेगा। ये कहकर हिरन की आंखों से सुनहरी रोशनी निकलकर दोनों के बालों में समा गई और उनके सिर पर भी सोने के बाल आ गए, जिससे दोनों खूबसूरत दिखने लगी और अहंकार से भर गईं। देख लो दीदी, अब हम भी रूप की मलिका से कम नहीं, हमारे पास सोने के बाल हैं, इसीलिए अब हम इस झोपड़पट्टी में सुदामा की तरह नहीं रहेंगे। चलो, हमारे जादुई सोने के बाल हमको इनसे अलग एक बड़ा सा घर दे दो। ये कहते एकदम से उनके बालों में एक चमक हुई और दोनों ने खुद को बड़े घर में पाया, जबकि तीनों उसी झोपड़ी में रहकर गरीब लोगों की मदद करने लगी। एक दिन एक बुढ़िया उन अमीर घमंडी बहनों के द्वार पर आती है। बिटिया, कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। दोनों बहनों ने खुद के सोने के बालों पर इतराते हुए बुढ़िया की बिगड़ी हुई दशा को देखकर घिन करते हुए कहा, इस बुढ़िया में से कितनी बदबू आ रही है, कितनी गंदी है ऋतु है बुढ़िया। चल भाग यहाँ से, हमारे पास मुफ्त का कुछ भी नहीं जो भिखारियों में बांटते फिरे। दोनों बहनों ने जरा भी तरस नहीं खाया और बुढ़िया को बुरे बर्ताव के साथ दुत्कार कर भगा दिया। फिर बुढ़िया तीनों सोने के बालों वाली दयालु बहनों के घर आती है। बेटे, मेरी हालत पर तरस खाओ, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखी हूँ। धूप की वजह से चल चल कर पाँव में छाले भी पड़ गए हैं, कंठ भी सूख रहा है। अम्मा, अंदर आइए, आपको खाना मिलेगा। तीनों बहनों ने बुढ़िया को अंदर लाकर बिठाया और फिर उसे खाने को दिया। खाना खाकर बुढ़िया संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद देती है। भगवान तुम्हारे खूबसूरत सोने के बालों को बनाए रखे। तुमने एक गरीब को खिलाया पिलाया, अब मैं चलती हूँ। अंत में बुढ़िया जब जाने लगी तभी तीनों बहनों ने कहा, जरा रुकिए अम्मा, हम तीनों आपकी मदद करना चाहते हैं। तीनों ने आंखें बंद की और अपने जादुई सोने के बालों पर हाथ फेरते हुए मदद मांगी। हमारे जादुई सोने के बाल, हमारी मदद करो। इसके साथ तीनों के सोने के बालों से सोने चांदी के सिक्के गिरने लगे, जो कि उठाकर वो बुढ़िया को देके विदा करती हैं। वहीं दूसरी तरफ निशा चंपा जैसे ही अपने सोने के बाल काटने के लिए कंघी लगाती हैं, उनके सारे सोने के बाल झड़ जाते हैं और दोनों गंजी हो जाती हैं। अपना भद्दा रूप देखकर दोनों चिढ़ पड़ती हैं। मेरे सोने के बाल कहाँ गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों डबडबाई आंखों से खुद को शीशे में देखने लगी। तभी उन्हें अपनी माँ की परछाई शीशे में दिखाई दी। मैंने तुम दोनों को पहले ही चेताया था कि लालच न करना, मगर तुमने किसी गरीब के प्रति इंसानियत नहीं दिखाई, इसीलिए तुम उस सोने के बालों की हकदार नहीं। ये कहकर सरला की आत्मा गायब हो गई और देखते देखते वो बड़ा घर भी झोपड़ी में बदल गया। वहीं मददगार स्वभाव रखने की वजह से तीनों बहनों के सोने के बाल बने रहे और वहीं निशा चंपा को अपनी लालची स्वार्थी स्वभाव की वजह से सारी जिंदगी गंजेपन के साथ गुजारनी पड़ी। यही उनके कर्मों का लेखा जोखा था।